कर दिया? कौन है ये? पूछ ले तो चलिए सर, लास्ट क्लास में हमने जो भी करा था एक बार देख लेते हैं। और लास्ट क्लास में हमने डायनेमिक स्टेटिव का पढ़ा था। अब हमने जो पढ़ना है वो थोड़ा सा मतलब जैसे हमने डायनेमिक स्टेटिव हमने लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ वर्ब्स डिस्कस कर ली थी और बहुत ही कम वर्ब्स, 3-4 वर्ब्स और रह गई हैं। मेजर पार्ट हमने पिछली वीडियो में निपटा दिया। अब थोड़ा सा और भाग बचा, उसे भी ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपका ये सेशन ख़त्म हो जाएगा और आपका नया जो निकल के आएगा वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है सर, तो हम ये जो बच रहा है इस पार्ट को और निपटा देते हैं। ठीक है, चलिए। डायनेमिक स्टेटिव में जो कॉन्सेप्ट था उसमें 3-4 वर्ब्स और हैं और उनको डिस्कस कर लेते हैं अब आपके साथ। सबसे पहली वर्ब जो आपके निकल के आती है, सबसे पहली वर्ब जो आपकी निकल के आती है वो अब आपकी क्या होगी? ये निकल के आई आपकी अपीयर। दूसरी आपकी निकल के आएगी सीन। तीसरी जो आपके निकल के आएगी वो होगी लुक। और चौथी साउंड। ये जो 4 वर्ब्स हैं ये लास्ट वीडियो में रह गई थी, मतलब हम ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, इस वजह से हमने इन वर्ब्स को थोड़ा सा रोक दिया था। तो इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अपीयर, सीन, लुक, साउंड, ये तीनों वर्ब्स यानी ये चारों वर्ब्स ऐसी हैं जो डायनेमिक रोल भी प्ले करती हैं और स्टेटिव रोल भी प्ले करती हैं। ठीक है, जब हम इनके स्टेटिव की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? स्टेटिव की। तो ध्यान रखिएगा इनका जो मीनिंग निकल कर आता है वो होता है प्रतीत होना या फिर लगना। क्या निकल के आया? प्रतीत होना या फिर लगना। यानी जब भी आप इन वर्ब्स को स्टेटिव रोल में पढ़ेंगे, यानी ये जब स्टेटिव सेंस दे रहे होंगे तो इनका मीनिंग जो निकल के आएगा प्रतीत होना या फिर लगना, ये निकल के आएगा। लेकिन जब इनका डायनेमिक मीनिंग देखेंगे आप तो वो अलग अलग होगा, वो हम आगे एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। पहले अगर ये स्टेटिव है तो स्टेटिव के एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे कैसे ये बनेंगे। ठीक है, चलिए। राधा लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, देखते रहिएगा। चारों वर्ब्स के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। चारों वर्ब जब डायनेमिक रोल प्ले यानी स्टेटिव रोल प्ले करेंगे तो इनके अंदर एक्शन नहीं होता, और अगर एक्शन नहीं होगा तो इनका जो मीनिंग निकल के आएगा वो होगा
प्रतीत होना, लगना, इस तरह का मीनिंग निकल के आएगा। ठीक है, देखिए पहले मैंने कहा राधा लुक्स ब्यूटीफुल, तो मीनिंग क्या निकल के आया? लगना, प्रतीत होना। अच्छा, फिर आपके दिमाग में ये भी चीज़ आएगी कि सर आपने इसको इसके साथ मीनिंग बता दिया, लेकिन अगर यही वर्ब अगर डायनेमिक रोल प्ले करेगी तो मीनिंग क्या होगा? तभी तो डिफरेंस क्लियर होगा कि भाई डायनेमिक और स्टैटिक में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो एक चीज़ और समझ लीजिए, यहीं से हम देख लेते हैं। जब बात करेंगे हम लुक की, थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, और ढंग से लिख देते हैं, और ढंग से लिख देते हैं, और ऐसे लिख देते हैं लुक की। जब बात करेंगे हम लुक की, लुक जब डायनेमिक में आता है तो इसका मीनिंग होता है देखना। लुक जब डायनेमिक में आएगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देखना। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, Why are you looking at me? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अब यहाँ ये जो लुक है ये एक डायनेमिक रोल प्ले कर रहा है, यानी इसके अंदर एक्शन आ गया, और अगर एक्शन आ गया तो इसकी आईएनजी फॉर्म एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो लुक है आईएनजी फॉर्म में सही माना जाएगा, और लुक यहाँ डायनेमिक मीनिंग दे रहा होगा। आया समझ में? तो ध्यान रखिएगा, लुक को हम डायनेमिक में भी यूज़ कर सकते हैं, और लुक को हम स्टैटिक में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक में होगा तो मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रतीत होना, लगना, और डायनेमिक में होगा तो क्या मीनिंग होगा? देखना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए दूसरे पे आते हैं। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी लुक वाले केस में। अब आ जाइए अगले वाले केस में। जब बात करते हैं हम साउंड की, ठीक है सर, साउंड की बात करते हैं, तो यहाँ से साउंड में आपने देखा कि जब स्टैटिक सेंस में यूज़ किया जाएगा तो प्रतीत होना या फिर लगना। लेकिन अगर साउंड आपका डायनेमिक सेंस में, साउंड आपका डायनेमिक सेंस में है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा हॉर्न बजाना। क्या मीनिंग हो जाएगा? हॉर्न बजाना। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, साउंड अगर डायनेमिक मीनिंग में आएगा तो हॉर्न बजाना, और साउंड अगर स्टैटिक मीनिंग में आएगा तो लगना। चलिए, तो यहाँ से हम देखते हैं जब साउंड स्टैटिक है तो प्रतीत होना, लगना। तो यहाँ से आप देखेंगे योर वॉइस साउंड्स फैंटास्टिक ऑन दी फोन। तुम्हारी जो वॉइस है फोन पर बड़ी अच्छी है, फैंटास्टिक है, लगती है, ये सेंस है, बड़ी अच्छी लगती है, फैंटास्टिक। तो कोई दिक्कत नहीं है, साउंड से यहाँ क्या है? स्टैटिक मीनिंग से है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसका डायनेमिक्स एग्जांपल, तो ये आ जाएगा आपका हु आर साउंडिंग द बेल। हॉर्न बजाना भी कह सकते हैं, बेल बजाना भी कह सकते हैं। बेल बजाना इस सेंस में, ठीक है।
तो यहाँ ये आपका डायनेमिक रोल प्ले कर रहा होगा, यानी हु आर साउंडिंग दी बेल, कौन बेल बजा रहा है। अब बजाने की बात है तो यहाँ आपका बिल्कुल सही है, साउंडिंग के मीनिंग सही है। यानी साउंड अगर डायनेमिक सेंस देगा तो आपका मीनिंग क्या है, किसी से बजाना, हॉर्न हो या बैल हो, ठीक है। लेकिन अगर स्टेटिव मीनिंग देगा तो लगना, प्रतीत होना। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये बातें लिख लीजिए, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं सर रफ। चलिए आगे आ जाइए। अगला वर्ब है अपीयर। अपीयर, जब बात अपीयर की आती है तो फिर अपीयर का भी यही केस है। अपीयर अगर स्टेटिव सेंस में आएगा, स्टेटिव सेंस में आएगा तो आपका यूज़ होगा प्रतीत होना, लगना, ठीक है। लेकिन अगर डायनेमिक सेंस में आएगा तो इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग चले जाता है, और वो कुछ ऐसा है। कैसा है? अपीयर अगर डायनेमिक सेंस में आएगा तो इसका मीनिंग होता है उपस्थित होना। कहीं उपस्थित होना, प्रेजेंट होना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अपीयर डायनेमिक सेंस में। और डायनेमिक सेंस में आप जानते हैं आईएनजी फॉर्म सही मानी जाती है। लास्ट वीडियो में सब कुछ बताया था कि डायनेमिक क्या होता है और स्टेटिव क्या होता है, ठीक है। स्टेटिव में आईएनजी फॉर्म नहीं होती, डायनेमिक में होती है। तो देखिए, जैसे मैं इसे एग्जाम्पल से लेता हूँ, यहाँ तो देखिए लग ही रहा है, इट अपीयर्स दैट यू हैव गॉन मैड। अब ऐसा लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कुछ इस तरह से, ये मैं रफ कर देता हूँ। सलमान खान इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज। सलमान खान इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज। तो यहाँ से आप एक बात देखेंगे क्या, कि सलमान खान स्टेज पर आ रहे हैं, यानी प्रेजेंट हो रहे हैं। बात हो गई किसी के प्रेजेंट होने की, किसी के उपस्थित होने की। और अगर किसी के उपस्थित होने की बात हो गई तो यहाँ अपीयरिंग का आईएनजी फॉर्म बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अपीयरिंग आईएनजी फॉर्म यानी उपस्थित होना हो रहा है, इसका मीनिंग हुआ डायनेमिक सेंस में यूज हो गया। लेकिन अगर स्टैटिक सेंस में होगा तो अपीयर्स, ऐसा लगता है। तो धीरे धीरे चीज़ें समझनी है, कोई हमें जब जल्दी हड़बड़ाई नहीं करनी, आराम आराम से पढ़ेंगे। मैं भी उस स्पीड से नहीं पढ़ा सकता, आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। चलिए आगे आ जाइए। तो यहाँ तक आपकी कहानी क्लियर होगी, आई होप। बाकी बताइए। अब आ जाते हैं आपका सीम पर। देखिए सीम का भी इतना कुछ खास वो नहीं है, जितना इनका रोल प्ले होता है यूजेज में, सीम का इतना कुछ खास वो नहीं है। लेकिन तब भी आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है इसका। सीम का आपने यूज़ देखा कि जब डायनेमिक में हुआ, सॉरी स्टैटिक में हुआ तो लगना, प्रतीत होना, ये सब था। लेकिन अगर इसका डायनेमिक में सेंस देखें तो हम कह सकते हैं
प्लानिंग या फिर आप थिंकिंग भी कह सकते हैं। प्लानिंग या फिर थिंकिंग। जैसे मैं वहाँ जाने की सोच रहा हूँ, तो ये आपका एक प्लानिंग है, एक आपकी सोच है। तो आप उस केस में सेम को डायनेमिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस इंग्लिश में लिख दूँ, आई एम सेमिंग टू गो टू मीट राजू। मैं सोच रहा हूँ या मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं राजू से मिलने जाऊँ, या मैं जा रहा हूँ, राजू से मिलने जा रहा हूँ। तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं, यानी मैं राजू से मिलने की जाने की सोच रहा हूँ या प्लान कर रहा हूँ, कुछ भी आप जैसा मीनिंग लगाएं वैसे लगा लीजिए। तो ये मीनिंग होता है। वैसे इसका ज़्यादा इतना यूजेस नहीं है, क्योंकि ये सी में भी आ जाता है और थिंकिंग में भी आ जाता है। तो सी में इसका थोड़ा कम यूज़ है इस वजह से, बाकी इतना जो कुछ खास रोल नहीं है। ठीक है, इसे आप इग्नोर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरा रोल प्ले। तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब आपको करा दिया गया है। स्टेटिव, डायनेमिक, ये सब आपको करा दिया गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट पर। यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ये मैं पूरी तरह से रफ कर रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपका ख़त्म हो गया और आपका लास्ट कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट तक हम करा देंगे आपको। उसके बाद आप जितना भी लेवल हो सब संभाल सकते हैं, इतना कुछ खास लेवल नहीं होगा। ठीक, चलिए। प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है सर, स्ट्रक्चर तो याद होंगे ही नहीं होंगे, मुझे पता है, लिख देता हूँ। सब्जेक्ट जमा हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का केस है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए क्या क्या रोल होता है और कैसे कैसे यूज़ करते हैं। इसके एरियाज को और पढ़ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो भी आपको बताया गया था वो बेसिक क्लासेस में जितना था उतना ही है, उसका फिर कोई नया एरिया नहीं है, उसका बस यूजेस ही मेन होता है। यूजेस आपको 4 सेंस के साथ हमने सिखा रखा है। तो ये आपके एक कंप्लीट प्रेजेंट टेंस पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका एक पास्ट बचेगा। पास्ट नॉर्मली होता है और लोग कर ही लेते हैं, इतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। उसमें नॉर्मल रूल्स हैं जो बेसिक सबके वही रहता है, उसमें कुछ खास रूल नहीं है। ठीक है, तो ये आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट और अच्छी तरह हम डिटेल में ख़त्म कर देते हैं। चलिए, हाँ जी। प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसका कुछ एरियाज़ में हम यूज़ करते हैं और पहला एरिया से मैं आपको मिलाता हूँ। पहला एरिया जो होता है वो आपका होता है रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क। रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क मतलब कोई काम बस अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ हो, थोड़ी देर पहले या थोड़े कुछ समय पहले का सेंस आए कंप्लीटेड वर्क का, तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं।
रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं और कुछ एग्जांपल्स से आपको मिलाएंगे। कमल हैज सबमिटेड द असाइनमेंट। कमल ने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं। दूसरा फिर आपका रीना हैज़ बॉट अ न्यू कार। रीना ने एक कार खरीद ली है। दे हैव सोल्ड दिस हाउस। वे लोग इस घर को बेच चुके हैं। और आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है। ये सब हो जाएगा। तो ये सब आपके रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस तरह से इनका यूजेज है। कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आगे जो हम कहानी पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा रोल प्ले है। ठीक, तो ये मैं रब कर रहा हूँ। वैसे जो बेसिक बातें थी आपने टेंस के लिए वो आप पहले ही बहुत पढ़ चुके हैं। जितनी वीडियोस हमारी आई हैं उस सब में आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं बचता। जो मेन बातें थी वो आपको बता दी गई हैं, किस तरह से इन्वेंशन हुआ, इन चीज़ों को कैसे हम बनाए, सब बता दिया गया। जो मेन पॉइंट थे सब बता दिए गए हैं। अब तो बस इनका हल्का फुल्का सा यूजेस बच रहा है और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं बचा है अभी। ठीक है ना, तो बस करते रहिए आप। तो बहुत गर्मी है यार, पढ़ा नहीं जा रहा है। सॉरी फॉर 2 मिनट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सो इस समय थोड़ा सा पसीने के लिए चले गया था। चलिए वापस। दूसरा जो एरिया है प्रेजेंट परफेक्ट का वो ये है, व्हेन वर्क इज more important than time. When work is more important than time, यानी जब आपका कोई काम टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। यानी कोई भी काम जो टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उसे किस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ।
वी हैव रीच द मून, हम लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। अब कब पहुंचे कब नहीं पहुंचे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। इस बात में टाइम का कोई खास रोल नहीं है, टाइम का कोई खास रोल नहीं है, बात का रोल है, जो बात हुई है उसका रोल है, तो वो चीज़ है। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन, यानी साइंस ने हमें बहुत ज़्यादा इन्वेंशन दिए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सारे इन्वेंशन दिए हैं, मैनी न्यू इन्वेंशंस। तो अब इसमें ये नहीं पता कि कब दिए, लेकिन हाँ दिए हैं। ठीक है, तो ये हमने एरिया कर लिया है। अब अगले एरिया पे आते हैं। अगला एरिया क्या कहता है? अगला एरिया बहुत कुछ कहता है, बस आप सुनते जाइए, और सुनेंगे कैसे? जब हम सुनाएंगे। ठीक है, सुनिए अगला एरिया क्या कहता है। हमारे पास कुछ एक वर्ड्स हैं, हमारे पास कुछ एक वर्ड्स हैं, जब वो यूज़ कर लिए जाते हैं, जब वो यूज़ कर लिए जाते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, अगर आपने वो वर्ड यूज़ कर लिए तो ध्यान रखना वो वर्ड ही इस चीज़ को डिनोट करते हैं। किस चीज़ को डिनोट करते हैं? और रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क को ही डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कोई भी नॉर्मल सेंटेंस है, आपने उसमें वो वर्ड यूज़ कर लिया, तो अब वो वर्ड, वो सेंटेंस एक रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के वर्ड्स, मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवाऊंगा, जब भी इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे तो सेंटेंस के अंदर जैसे उन्हें ऐड करोगे आप, वो आपका एक रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क का सेंस देंगे। ठीक है, चलिए पहले एक एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद कहानी स्टार्ट करेंगे आपके साथ। चलिए सर कहानी स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के बाद कॉन्सेप्ट।
क्लियर हो रहा है?
ये कहानी आपके सामने। यहाँ कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जैसे आप देख रहे हैं। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इन वर्ड्स को। जस्ट, ऑलरेडी, टिल, रिसेंटली, बाय दिस टाइम, so far, yet, up till now। ये कुछ वर्ड्स हैं। एग्जाम्स में ये चीज़ें आती है, नॉर्मली तो यूज़ नहीं किए जाते ज़्यादातर, लेकिन एग्जाम्स में आता है ये सब कॉन्सेप्ट। जब भी कोई सेंटेंस में, जब भी किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स इन्वॉल्व हों, किसी सेंटेंस के अंदर अगर ये वर्ड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आपका पूरा सेंटेंस जो है वो एक रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क को बताता है, यानी जो रिसेंटली में काम हो रहा है या रिसेंटली में कंप्लीट हुआ है उसको बताता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनके साथ, इस सेंटेंसेस के साथ ये वर्ड जहाँ भी दिख जाएंगे वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा और कुछ नहीं। देखिए, आई हैव जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, मैं अभी अभी एयरपोर्ट पहुंचा हूँ। वी हैव ऑलरेडी सबमिट द फीस, हमने पहले ही सबमिट फीस कर दी है। मीनाक्षी हैज़ नॉट मिस्ड अ सिंगल लेक्चर टिल टुडे, मीनाक्षी ने आज तक एक भी लेक्चर मिस नहीं किया है। शी हैज़ पास द एग्ज़ाम रिसेंटली, उसने अभी अभी एग्ज़ाम पास किया है, अभी रिसेंटली में। वी हैव रिवाइज द होल सिलेबस बाय दिस टाइम, इस समय तक हम ये सिलेबस रिवाइज कर चुके हैं। राहुल हैज़ कंप्लीटेड हिज चोर्स, चोर्स क्या होता है? चोर्स ऐसे ही है, गृह कार्य। जब हम घर पे होते हैं और हम अकेले हैं या कोई भी साथ में, तो जो भी घर के काम होते हैं उन घर के कामों को ही कहते हैं चोर्स। ठीक है, सो फार आ गया जी। संजय हैज़ नॉट कम येट, येट पर आ जाइए। येट एक ऐसा वर्ड है जब कभी भी यूज़ करोगे तो ये नेगेटिव में ही यूज़ होगा, यानी अगर मुझे येट को यूज़ करना है तो येट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में ही यूज़ होगा। ठीक है, येट जब भी यूज़ होगा नेगेटिव में यूज़ होगा, पॉजिटिव में यूज़ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको लेकर एरर बनता है पेपर में। तो येट में कभी भी आप यूज़ करेंगे तो नेगेटिव के साथ। दूसरे पे जी, यू हैव नॉट रिटर्न माई मनी येट, यही है सेम बिल्कुल। और रमेश हैज़ रीच्ड हिज हाउस अप टिल नाउ, इस समय तक रमेश अपने घर पहुंच चुका होगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना सर? तो ये सारी कहानी है, इसको समझिए और इसे फिर एक बार में मैं आपको पूरा लिखवा दूंगा कि कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है। ठीक है, चलो रे। ठीक है सर, चलिए आ जाइए। तो हमने कुछ वर्ड्स पढ़े अभी आपके सामने, जैसे अप टिल नाउ, रिसेंटली, बाय दिस टाइम। ठीक है सर, और अभी आपने और भी पढ़े थे, सो फार। ठीक है, एक और कैटेगरी आपने पढ़ी थी, ऑलरेडी, जस्ट। ठीक है सर, और भी कुछ देख लेते हैं, अगर होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, जिससे मामला रिस्की ना रहे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सबको देखना है। ठीक है, जैसे और भी दे रखा हो, मैं इसी कैटेगरी में और ले जाता हूँ आपको, ऑफ लेट या लेटली, और आपको ले जाएं तो
येट पढ़ा था, येट तो अभी हमने इस एग्जाम्पल में भी देखा था, एज येट भी देखा तो भी कोई ज़्यादा खास नहीं होगा, यही मीनिंग रहेंगे। अब आपका ये सभी वर्ड्स जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सभी वर्ड्स आपका जब भी किसी सेंटेंस में यूज़ हो जाएंगे तो रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क को बताएंगे। अब आप बोलेंगे कि ऑलरेडी, जस्ट और ये सब वर्ड आपने अलग अलग क्यों लिखे? इनका एक मेन रीज़न है। सबसे पहले देखिए, येट और एज येट ये दोनों नेगेटिव हैं, जब भी यूज़ होंगे नेगेटिव में यूज़ होंगे। अच्छा, इनका रीज़न क्या है, मैंने इन्हें अलग अलग क्यों करा? ये जो भी वर्ड हैं, जितने भी वर्ड हैं, ये हमेशा जब भी आप सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस के एंड में यूज़ किए जाते हैं। यानी जितने भी वर्ड हैं ये हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। जबकि मैं इनकी बात करूँ ऑलरेडी, जस्ट की, तो ये हमेशा जब भी आप सेंटेंस लिखेंगे, तो सेंटेंस के सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ड देंगे, ठीक है सर। तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा हेल्पिंग और मेन वर्ड के बीच में रहते हैं। यानी जितने भी ये वर्ड हैं, जैसे आपने ऑलरेडी जस्ट पढ़ा, ये हमेशा हेल्पिंग और मेन वर्ड के बीच में लिखे जाते हैं, जबकि ये जितने भी वर्ड हैं ये सेंटेंस के आखिरी में लिखे जाते हैं। इस वजह से इन दोनों को अलग लिखा गया। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, जितने भी वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के साथ अगर आप क्या यूज़ कर लें, मतलब कोई भी टेंस यूज़ करेंगे, अगर इन वर्ड के साथ यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाएगा। चलिए आगे की जानकारी देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहा है। पहले एग्जाम्पल, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट से मिलाऊंगा। इन्हीं पे मिलाए थे, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट और स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए क्या होता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है, ज़्यादा बोलचाल में यूज़ नहीं होता, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा तो ये यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव फॉलन
इन लव ऑफ एन इंडियन विडो। तो एक कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको दिस दिया हो या फिर देखो इट, ठीक है, दिस दिया हो या इट दिया हो, इसके साथ आपको दे रखा हो इस तरह से दे रखा है। यानी ये फ्रेज किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग जाए, या जब भी इस सेंटेंस से कह सकते हो, फ्रेज कह सकते हो, इस सेंटेंस से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा या कोई भी कहानी स्टार्ट हो रही है इस सेंटेंस से, तो ध्यान रखिएगा इसके बाद हमेशा जो भी यूज़ किया जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। यानी जब भी मुझे एग्ज़ाम में अगर ये बात कहीं लिखी हुई मिलेगी तो उसके बाद जो भी मैं सेंटेंस यूज़ करूँगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यानी मैं जो आगे कहानी होगी वो मैं सब्जेक्ट जमा हैज़ हैव वो आपकी थर्ड फॉर्म में लिखूँगा। आया समझ में? तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह का कुछ लिखा हुआ मिलेगा आगे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव फॉलन इन लव ऑफ एन इंडियन विडो। यहाँ से दिस इज़ द फर्स्ट टाइम देखा आपने, यू हैव फॉलन है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट शी हैज़ ब्रोकन माई मोबाइल विदाउट राइम और एनी राइम और रीज़न, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरी बार है उसने मेरा मोबाइल तोड़ा है बिना किसी कारण के, तो ये भी कोई सब सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट से लेकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मेन माना जाता है। चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। This is the most beautiful place that I have seen many times। ठीक है, अगले पे आ जाइए। दिस इज़ द बेस्ट बुक। आगे क्या ऐड करना चाहिए? दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट आई हैव read so far। तो देखिए, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस दैट आई हैव सीन मैनी टाइम्स, दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट आई हैव रीड सो फार। इस पे भी देखेंगे आई कहानी क्या है।
कैसे कि दिस या फिर इट, दिस या फिर इट अगर आपको मिल जाए तो इसके बाद जो कहानी होगी वो आपकी कुछ ऐसे होगी कि जैसे दिस और इट मिल गया, और इसके बाद जो भी एज एम आर है, ईजी आएगा वैसे तो आप भी जानते हैं, एज आएगा, उसके बाद द के साथ सुपरलेटिव डिग्री, द के साथ सुपरलेटिव डिग्री ऐसे आपको मिल जाएगा, और यहाँ से दैट होगा। यानी ये स्ट्रक्चर दिस या इट इज द के साथ सुपरलेटिव डिग्री, दैट, या कोई भी नाउन द के साथ आप जैसे सुपरलेटिव डिग्री के साथ, जैसे ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, इस तरह से रखा हो। यानी दिस या इट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री के साथ कोई भी नाउन वाउन जो भी आपको कहानी आगे दे रखी है, इस तरह के स्ट्रक्चर में आगे का सेंटेंस फिर आप वही देखेंगे, दैट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट। यानी इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वही आगे कहानी किस में रहनी चाहिए, सब्जेक्ट जमा हैज़ हैव, वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखेंगे, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस दैट आई हैव सीन मैनी टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट आई हैव रीड सो फार, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव रीड। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा, हो जाता है। आगे बढ़े, चलिए। और प्रेजेंट परफेक्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट, इसके बाद कहानी खत्म, इसके बाद कहानी खत्म। बस ये और लिख लीजिए जो जो आपको अभी लिखवाया जाएगा, ठीक है, ये और लिख लीजिए, उसके बाद कहानी खत्म।
चार सेंटेंस और इसके साथ कहानी ख़त्म, ठीक है। और इसके बाद सारा कहानी ख़त्म। ये हमारी लास्ट वीडियो थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस पे थोड़ा सा आएंगे, लेकिन एक लंबे समय के बाद। तो ये मेरी लास्ट वीडियो है, इसमें मैं कहानी अपनी जो भी बेसिक था वो सारा ख़त्म कर दूँगा आपका, ठीक है। चलिए, राकेश हैज़ बीन राइटिंग 6 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। आज ये मैं कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा हूँ, दो चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क, दूसरा नंबर ऑफ वर्क। क्लियर सर? दो चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी और वर्क, या आप इसे टाइम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नंबर ऑफ वॉक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क आ जाए या नंबर ऑफ वर्क आ जाए, तो ये एक कंपल्शन ऑफ एक्शन को दिखाते हैं। कोई काम खत्म हो चुका है और कई बार हो चुका है, क्योंकि या तो फ्रीक्वेंसी होगी या नंबर होंगे। तो जब भी इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट मिले, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क या टाइम या नंबर ऑफ वर्क ऑफ टाइम, तो ऐसे जो भी वर्ड्स होंगे वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किए जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किए जाएंगे। क्लियर है? जब भी इस तरह के फ्रेजेस आपको मिलेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में रखे जाएंगे, ठीक है सर। ध्यान रखिएगा आगे सेंटेंस पर, राकेश हैज़ बीन राइटिंग 6 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। देखिए, अगर ये 6 लेटर्स नहीं होते तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन देखिए 6 लेटर्स आ गए और ये आपका क्या है, नंबर ऑफ वर्क। कितनी बार? 6 बार। तो राकेश हैज़ बीन क्या हो जाएगा, राकेश हैज़ रिटन। बोले कोई दिक्कत, सिंस मॉर्निंग। राधिमा हैज़ बीन स्लीपिंग चंदू मैनी टाइम्स। राधिमा चंदू को कई बार चांटा मार चुकी हैं। नंबर ऑफ वर्क आ गया, मैनी टाइम्स आ गया, कई बार। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हैज़ स्लेप्ट। बोले कोई दिक्कत, चंदू। आई हैव बीन मीटिंग हर मैनी अ टाइम। यह क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क या फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, कई बार। तो मैनी टाइम का मतलब होता है कई बार। तो यहाँ से फिर देखिए, आई हैव बीन मीटिंग हर मैनी अ टाइम, तो क्या हो जाएगा, आई हैव मेट हर मैनी अ टाइम। फिर देखेंगे, हाउ मैनी टाइम्स हैव यू टॉट हिम दिस कॉन्सेप्ट। हाउ मैनी टाइम्स यू हैव टॉट हिम दिस कॉन्सेप्ट। तुमने कितनी बार उसे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, ठीक है। तो ये फिर आ जाएगा हाउ मैनी टाइम्स है, कोई दिक्कत। आगे क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क या फिर टाइम। तो आगे प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए और प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो सफ़र यहीं समाप्त होता है आपके साथ, कहानी ये पूरी ख़त्म हो चुकी है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट हो, आपने पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।